हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। एसएससी सीएचएसएल 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 12/10/2020 को हुआ था। देखिए, किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और ये आपको मस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, उनको समझें। इससे हमें एक तो सिलेबस समझ आता है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ आता है और हमें डिफिकल्टी लेवल का पता चलता है कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए, किससे नहीं पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे आज। साथ साथ हम आपको मेथड भी बताएंगे, क्योंकि आंसर्स तो अक्सर पता चल जाते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर आता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता चल पाता कि उसका शॉर्ट मेथड या ट्रिक मेथड क्या था जिससे वो कम टाइम में सॉल्व हो सके। आज हम आपको साथ के साथ सॉल्व भी कराएंगे, ताकि जो बच्चों का अक्सर डाउट रहता है कि क्या वो 30 से 35 या 40 सेकंड के भीतर सॉल्व हो रहा था क्वेश्चन या नहीं हो रहा था, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में मेथड को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रिक या फिर शॉर्ट मेथड को सिंपल बताएंगे और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जो है आप हमारे कॉन्सेप्ट वाले या लेक्चर वाले सीरीज में या उसमें आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन है, राम सोल्ड अ मोटरसाइकिल फॉर ₹70,000 at 25% प्रॉफिट। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल द मोटरसाइकिल टू गेन 30% प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपको वो 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में सिंपल सा आप ये फंडा याद रखिए कि जो प्रॉफिट या लॉस है वो आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा और कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को ऐड कर लेते तो 125% जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस कीमत किसके इक्विवेलेंट हो जाती है, वो हो जाती है हमारी 70,000 रुपीज़ के इक्विवेलेंट। अब यहाँ से अगर हम 1% निकाल लें, जो कि ये हो जाएगा, तो फिर वो हमसे कुछ भी पूछेगा हम निकाल सकते हैं। उसे प्रॉफिट पे पूछे, लॉस पे पूछे या कुछ और परसेंटेज करके पूछना चाहे तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से 130%, क्योंकि वो 30% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, तो 130% निकालना कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1% ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे हम 130% ईजिली निकालते हैं। हम यहाँ कितने भी परसेंट निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये 25 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 26। अब यहाँ पे मैथ को देखिए, जितना आसान बनाएंगे आप उतना इजी रहेगा। अब यहाँ पे या चाहे तो आप 25 से पूरा 70,000 काटें, लेकिन अगर ये देखिए लास्ट की 2 जीरो 100 का काम करें तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई हो जाए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम इस 700 को एज इट इज लिख देंगे और 26 की गुना 4 में कर लेंगे तो हमारा ये 104 आ जाएगा। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन से लेवल का क्वेश्चन था। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन आप मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर BC इज अ कॉर्ड एंड CD इज अ टेंजेंट थ्रू द पॉइंट C। ये जो पॉइंट C है इसके थ्रू है। इफ एंगल AOC 180 डिग्री, एक एंगल हमें दिया हुआ है, फाइंड द एंगल ACD। एंगल ACD ये वाला एंगल हमें फाइंड करने को कह रहा है। अब यहाँ पे जो है सर्कल के दो कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी कोड सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी, ये यहाँ पे ये कोड है A और B, ये कोड है पूरी हमारी, और ये एंगल बना रही है ये वाला। तो जो अपोजिट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा उसी कोड के पॉइंट से, वो हाफ होगा उस जो सेंटर में एंगल बना है उसका। यानी कि ऊपर वाला एंगल x है, नीचे वाला एंगल 2x है। तो इस चीज़ को अगर हम यूज़ करें अपने क्वेश्चन में, तो एंगल AOC हमें 118 डिग्री दिया हुआ है। ये आप देख रहे होंगे, AOC हमें 118 दिया है। तो यहाँ पे हम एंगल ABC जो है हमारा हाफ हो जाएगा, यानी कि एंगल ABC हमारा हो जाएगा 118 का हाफ, इट मीन्स 59 डिग्री। क्लियर। सेकंड कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज हुआ है, सर्कल का ही यूज हुआ है, वो हुआ टेंजेंट वाला। टेंजेंट और कोड का। टेंजेंट अगर कोई है और एक कोड है, यहाँ पे जो ये एंगल बनता है, जैसे कि इसमें आपका ये बन रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल उसी कोड के द्वारा अपोजिट सेगमेंट में जब एंगल बनाया जाता है वो उसके इक्वल होता है। इसको अपोजिट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं हम लोग। और ये एंगल हमारे बराबर हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल बी जो है वो अपोजिट सेगमेंट में बना एंगल है, एंगल ACD के। हमसे ACD पूछा है, ABC हमने निकाल लिया, तो ACD भी हमारा ABC के बराबर हो जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 59 डिग्री। इसको हम इजी टू मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। द एवरेज एज ऑफ 25 मैन इज 28 ईयर्स। 5 न्यू मैन ऑफ एन एवरेज एज 25 ईयर्स जॉइंड देम। फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द मैन टुगेदर। एवरेज का कॉन्सेप्ट, एवरेज का क्वेश्चन जब भी होगा तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला, एवरेज का हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन हैं उनका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन जितनी वो ऑब्जर्वेशंस है उनसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि एवरेज जो है वो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है। यानी जितने लोग हैं
टोटल उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज और मीन एक ही चीज़ होती है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो दो तरीके से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड ये रहेगा हमारा कि 25 लोगों की एवरेज एज थी हमारी 28, तो इनका टोटल ये हो गया, और जो 5 नए लोग आए उनकी एवरेज एज थी 25 ईयर, इनका टोटल ये होगी। तो ये टोटल एज आ गई हमारे पास जितने लोग हैं उन सबकी, और टोटल लोग कितने 30। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट वाले में हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेफर करेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, अगर जो वो 5 नए लोग आए थे उनकी भी एवरेज एज 28 ईयर की होती तो सब टोटल 30 लोगों की 28 हो जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ पे जो नए लोग आए उनकी एज कम है, इट मीन्स जो टोटल लोगों का एवरेज होना है वो घटने वाला है। तो घटेगा कैसे, क्योंकि 5 जो नए लोग आए उनकी 25 ईयर से है, तो पहले एवरेज 28 थी, अब 25 है नए लोगों की। तो यानी कि हर एक नया जो लोग आया उसके 3 साल का डिफरेंस है, तो 5 लोगों में वो 3 साल का डिफरेंस टोटल हो गया 15। अब ये जो 15 का डिफरेंस आया है ये पूरा का पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें कितने लोगों में, अब जितने हो गए, अब लोग हो गए 30। तो यानी कि हाफ ईयर का जो है वो रिडक्शन होने वाला है सब एक हर एक के एज में। तो एवरेज एज में हाफ ईयर का डिफरेंस आएगा। इट मीन्स पहले एवरेज हमारी 28 थी, अब उसमें से हाफ अगर हम घटा देंगे तो हमारी नई एवरेज एज क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 27.5 ईयर्स। ये भी हम एक ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लीस्ट वैल्यू ऑफ 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। इसका हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी, मीन्स न्यूनतम मान। तो हमें कुछ फैक्टर्स जो है ट्रिग्नोमेट्री में याद करने होते हैं कि कुछ फंक्शंस के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो फंक्शन है ये यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है वो ये लगा है कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की होती है वो होती है हमारी अंडर रूट ए बी इंटू 2, यानी 2 अंडर रूट ए बी। तो ये फंक्शन सेम है क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पे 2 ये हो गया, ए यहाँ पर 8 है और बी हमारा 25 है, या 25 ए मान लीजिए, बी 8 मान लीजिए, कोई दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, आपको कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, अब 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, 2 ऑलरेडी है, 8 में से 2 बाहर ले लेते हैं, 2 अंदर छोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पंजे 10 दूनी 20 रूट 2, 20 रूट 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो गया ये वाला, और ये भी हम एक इजी ही मान के चलेंगे क्योंकि आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के फंक्शंस की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। रिचर्ड ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम बी टू सी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम सी टू डी एट 30 किलोमीटर पर आवर। इफ ए बी बी सी सी डी इक्वल आर इक्वल, यहाँ पे तीनों जर्नी जो उसने परफॉर्म किया वो इक्वल डिस्टेंस की थी। देन फाइंड रिचार्ज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब भी इक्वल डिस्टेंस आप कवर करेंगे और 3 स्पीड है तो उसके लिए आपका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो एक तो ये होता है, और इसी को अगर हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इनमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। जनरली ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम जब छोटी वैल्यू दी हुई हो, स्मॉल वैल्यू दी हो 2 3 4, उनके लिए हम यूज करते हैं 3 4 5 इस तरह की स्पीड दी हो, और जब हमें लार्ज वैल्यू दी होती है तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा 3/1/15 स्पीड है, 1/20 स्पीड है, और थर्ड स्पीड है हमारी 1/30। इन तीनों का नीचे एलसीएम लोगे और वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 15 20 और 30 का एलसीएम हमारा 60 हो गया। शॉर्ट मेथड से एलसीएम कैसे लेना वो किसी क्लास में फिर सिखाएंगे। यहाँ 15 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 30 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ये हमारा हो गया 3 × 60 अपॉन 4 3 7 2 9, ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 20 60। तो ये हमारी जो यहाँ पे एवरेज स्पीड आ गई पूरी जर्नी की वो हमारी आ गई 20। इसको भी हम इजी लेवल में ही मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है M इज द सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC विद सरकम रेडियस 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एक सरकम सर्कल दिया हुआ है, सरकम सेंटर दिया हुआ है एक ट्रायंगल का ABC का। तो सरकम सर्कल होता क्या है, यानी कि ये अगर हमारा ट्रायंगल है तो इसको जब एक सर्कल एन सर्कल कर देगा इस तरह से, तो जो इस सर्कल का सेंटर रहेगा वो इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल कहलाता है। यहाँ पे हमें दिया क्या क्या, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारा ट्रायंगल ABC हो गया, और इसमें हमें सरकम रेडियस दिया 15 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर होगी, या फिर आप इसे भी कह सकते हैं ये लेंथ हमारी 15 सेंटीमीटर हो गई। आई थिंक इट इज क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं। लेट BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये जो BC है इसकी लंबाई उसने 24 सेंटीमीटर हमें दे दी है। एंड ML इज द परपेंडिकुलर टू BC। जो M है, ये M हमारा सरकम सर्कल था, यहाँ से उसने ML एक परपेंडिकुलर डाला है यानी 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू BC। देन द लेंथ ऑफ ML की लेंथ पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज हुए, एक तो सरकम सर्कल वाला और एक जो कॉन्सेप्ट आपका यूज हुआ है वो हुआ है आपका
कि किसी भी कोड पे जब सेंटर से परपेंडिकुलर जाना जाता है, ये जो BC यहाँ पे कोड का काम कर रही है और BC पे ये ML जो है परपेंडिकुलर डाला गया है, तो वो जो परपेंडिकुलर है वो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब BC की लंबाई 24 है, तो ये हमारी जो LC की लंबाई होगी वो हो गई इसकी हाफ यानी 12। तो हमारे पास अब आप देखोगे तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गया जिसमें ये 15 है, ये 12 है, तो इसको निकालना कोई टफ नहीं है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको पता होने चाहिए। ये हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, अब हमें क्या पूछा, देन द लेंथ ऑफ एमएल की लेंथ पूछी, एमएल की लेंथ हमारी आ गई 9। ठीक है, ये हमारा, ये हम इजी टू मीडियम कैटेगरी में मान सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट एक साथ मिलाने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एल एंड एम आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड एक्स वाई एंड वाई जेड। एक ट्रायंगल है हमारा एक्स वाई जेड, कैसा भी ट्रायंगल आप बना सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल बनिए, मान लीजिए ऐसा बना लीजिए एक्स वाई जेड, ये हमारा ट्रायंगल, ये एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा जेड हो गया, और इनके मिड पॉइंट दिए एक्स वाई और वाई जेड के। तो एक्स वाई का मिड पॉइंट आपका लगभग यहाँ होगा, और हमारा वाई जेड एक्स वाई एंड एक्स जेड का मिड पॉइंट हमारा लगभग यहाँ होगा। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो ये एल हो गया हमारा और ये हमारा एम हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट एल एम जो इनको ज्वाइन कर रहा है। आर इज ए पॉइंट ऑन द सेगमेंट एल एम सच दैट एल आर और आर एम का रेशियो आपको दिया, यानी कि आर आपका कहीं यहाँ पॉइंट है और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ये 1 है तो ये 2 है, ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर ये x है तो ये आपका 2x हो गया। ठीक है, इफ एल आर इजिकल टू 3 सेंटीमीटर, ये लीजिए आपको एल आर की लेंथ भी दीजिए, उसने एल आर की लेंथ उसने दी है 3 सेंटीमीटर, 3 दी है, तो यानी कि आर एम की लेंथ कितनी हो गई हमारी 6 हो गई, उसकी डबल है, और हमारी टोटल एल एम की लेंथ कितनी हो गई, एल एम की लेंथ हो गई हमारी 9 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा क्या है, इफ एल आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन वाई जेड इज इक्वल टू, वाई जेड की लंबाई पूछी। अब यहाँ पे हमें ट्रायंगल्स में दो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी, एक होती है हमारी थेल्स थ्योरम, जो कि हम कभी क्वेश्चन आएगा या आगे कभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे, और एक है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम जो कि यहाँ पे यूज भी हो रही है। मिड पॉइंट थ्योरम हम इसको एमपीटी के नाम से जानते हैं, एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि जब भी आपके ये जो मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स जब आपके जोड़ दिए जाएंगे तो जो एल एम होगी वो हाफ होगी आपकी वाई जेड के, मतलब जो उसके अपोजिट पैरेलल लाइन है उसकी हाफ होगी। तो यहाँ पे उसने वाई जेड ही पूछी, यानी कि वाई जेड डबल हो जाएगी एल एम की, तो एल एम हमारा 9 है, तो वाई जेड हमारी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर, वाई जेड हमारी 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसको अभी हम एक इजी कैटेगरी में, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम जो है ज़्यादातर पता होती है सब लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल दिया है हमें जिसमें हमें इसके डायगोनल की लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का क्वेश्चन है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, तो 12-15 का भी पीछे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ये 9 डिग्री 9 हो जाएगी। आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट जरूर पता होने, 3 4 का 5 के साथ बनता है, इसी तरह से इनके मल्टीपल्स होंगे उनका भी ट्रिपलेट बनता है, और 9 12 और 15 का बनता है, ये वाला ट्रिपलेट यहाँ पे यूज हुआ है। इसमें पूछा क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया पूछा है सिंपल सा। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहाँ पे हो जाएगा 108 डिग्री। ये सुपर इजी कैटेगरी मान लीजिए, इजी क्वेश्चन इसको हम रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए बी प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 2, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इजिकल टू 0, ए सी इजिकल टू 4/b एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू 28। इसमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम ये थोड़ा सा मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में मान सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसमें हमें देखना दिया क्या क्या हुआ है, तो अगर हम इसको देखें तो हमें यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ, क्योंकि बी को आप इधर ले जाएंगे, तो ए बी सी आपको दिया हुआ है 4, क्लियर है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं इसको 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ इस वाले पार्ट को, तो मैं ए बी सी एलसीएम हो गया मेरा, ऊपर मेरा ए बी आ जाएगा, यहाँ पे मेरा बी सी आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा, और ये मेरा 0 के इक्वल है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी मेरा 0 के बराबर आ गया, क्लियर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी मेरा 0 के इक्वल आ गया, और क्या दिया, और कुछ नहीं दिया, ए प्लस बी प्लस क्यू प्लस 28 दिया। अब इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले अलजेब्रिक फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हमारा हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी से माइनस सी ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है वो वैल्यूज पुट अप कर देंगे बस। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 28, ए बी सी की वैल्यू अभी हमने निकाली 4, तो 3ab की हो गई हमारी 12, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दी हुई है
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है हमें, ये देखिए ये 2 दी हुई है, तो यहाँ पे 2 आ गया। और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें निकालना है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू अभी हमने 0 लिखी, तो माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर। 28 में से 12 घटा देंगे हम, कितना बचा 6 1, और ये 2 इंटू जो हमें निकालना है वो हमारा इधर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/2, यानी कि हमारी आ जाएगी 8। ठीक है, तो इसको हम मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में मान सकते हैं, मीडियम ही मानिए क्योंकि थोड़े से फॉर्मूले अलजेब्रिक आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹6300 इज डिवाइडेड बिटवीन एक्स वाई एंड जेड सच दैट एक्स वाई का रेशो 7:5 है और वाई जेड का रेशो 4:3 है। फाइंड द शेयर ऑफ वाई। कभी भी जब आपको रेशो का क्वेश्चन देगा, रेशो के क्वेश्चन अलग अलग तरह से बताए जाते हैं, लेकिन अगर आपको रेशो निकालना है तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। एक्स वाई का रेशो हम एक्स वाई के साथ लिख लेंगे, वाई जेड का रेशो जो हमें दिया है वो वाई जेड के नीचे लिख लेंगे 4:3। अब इसमें इधर बढ़ेंगे तो हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इस तरफ से हम बढ़ेंगे तो ये 4 बढ़ाएंगे। इसमें ये बेनिफिट रहता है कि हमें कॉमन अगर कुछ है तो हमें साथ साथ दिख जाता है। 7 इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 4 जा 28, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ये रेशो आ गया एक्स वाई और जेड का। ठीक है जी, ये तीनों का रेशो हो गया आपका। अब हमें किसका शेयर निकालना है, हमें वाई का शेयर निकालना है, तो इसका अपना पार्ट वाई का अगर आप देखेंगे 20 है, और इन तीनों का टोटल, क्योंकि यही डिस्ट्रीब्यूशन है। 28 20 15 का टोटल कर लेंगे, ये 63 हो गया। और हमें बांटना कितना है, 6300 को डिवाइड करना था, उसमें से हमें बताना था कि भाई शेयर कितना है वाई का, तो ये 100 ये हो गया, और ये हमारा 2000 हमारा वाई का शेयर हो गया। इसी तरह से किसी का भी शेयर पूछा होगा तो वो निकल जाएगा, ये भी इजी कैटेगरी में रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 मैन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन कंप्लीट द सेम टास्क। मतलब 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करें तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऑब्वियसली बात है कम टाइम लगेगा आपको इसमें। अब इसमें क्या करना होता है, जब भी टाइम एंड वर्क का इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो हमें दो सिचुएशन दी हुई हैं, एक सिचुएशन आप देख रहे होंगे पहली लाइन में और दूसरी सिचुएशन दूसरी लाइन में पूछी हुई है। उन दोनों सिचुएशन को हमें कंपेयर कर लेना है। और कंपेयर कैसे करना है, हमें रेस्पेक्टिव चीज़ को उसकी रेस्पेक्टिव प्लेस पे रख के कंपेयर करना है। अगर मैन है तो वो ऊपर आएगा, अगर आपका डे है वो ऊपर आएगा, अगर आपका टाइम है कोई भी आवर या कुछ वो ऊपर आएगी। एफिशिएंसी कि 2 कार्य करता है 3 कार्य करता है 30% है 40% एफिशिएंट, वो सब ऊपर आएगा। नीचे क्या क्या आएगा, जो वर्क है कि 1 काम है 2 काम है 10 काम है वो सब नीचे आएगा। वेजेज हैं 500 रुपये मिल रहे 600 रुपये वो नीचे आएगा। फूड है 200 दिन का खाना, मतलब फूड है 20 किलोग्राम चावल है 100 किलोग्राम राइस है उस, और कोई डायमेंशंस दिया हुआ है, डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी डायमेंशन दिया हुआ है तो वो सब ऊपर आए आपका नीचे आएगा। आपको ये दोनों ये रेस्पेक्टिव प्लेस पे रखने हैं और दोनों सिचुएशंस को आपको कंपेयर कर लेना है। कंपेयर द टू सिचुएशंस गिवन, और जो चीज़ आपको नहीं दी हुई है जो फाइंड आउट करनी है वो हमें एक्स मान लेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन में आए अपने, तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखो उसने दिया मैन, मैन ऊपर आएगा। 15 मैन किसी काम को 10 दिन में करे तो 10 भी ऊपर आए क्योंकि डे ऊपर है। अब वो पूछ रहा हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन कंप्लीट, 20 मैन दे दी लेकिन डेज की संख्या पूछ रहा है तो एक्स मान लेंगे उसको। हम इसको सॉल्व करेंगे 10 2 जा 20 और एक्स हमारा आ जाए 15/2 यानी कि 7.5 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा हो गया ये वाला ऑप्शन। इसको भी हम इजी कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। इन द गिवन फिगर कोड्स पी क्यू आर एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एल, फाइंड द लेंथ ऑफ आर एल। एल पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखें तो पी एल की लंबाई 9 सेंटीमीटर दी हुई है और एल एस की दी हुई 6 दी हुई है, एल क्यू की दी हुई है आपकी 4 सेंटीमीटर और आर एल से पूछी हुई है। कोड्स में हमारे जब इंटरसेक्टिंग कोड्स होती हैं हमारी तो 3 केस बनते हैं। एक केस जो आपको ये दिया हुआ है ये वाला बन सकता है, दूसरा केस हमारा जो बनता है वो ये बन सकता है कि वो कहीं एक्सटर्नली आपको काटें, और तीसरा केस हमारा बनता है कि वो कहीं इस पॉइंट पे काट रहे हैं सर्कल पे। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इन दोनों क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पी क्यू एल और ये हमारी एस और आर दी हुई है, ऐसे ये हमारी पी क्यू कोड हो गई, ये हमारी आर एस कोड हो गई और ये एल पे बाहर जाकर इंटरसेक्ट करिए। इन दोनों ही सिचुएशन में फर्स्ट और सेकंड में जो है जो फॉर्मूला लगता है वो हमारी लगती है पी एल इंटू क्यू एल। पी से एल की दूरी और क्यू से एल की दूरी इज इक्वल टू आर से एल की दूरी और एस से एल की दूरी। दोनों ही सिचुएशन में सेम लगेगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे और फॉर्मूला लगा के आंसर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, पी एल देखिए मैंने आपको बताया 9 दिया हुआ है, ठीक है। क्यू एल हमें 4 दिया हुआ है, बिल्कुल सही। और हमें आर एल दिया हुआ है या एस एल हमें दिया हुआ है, आर एल हमें फाइंड करना है। आर एल की लंबाई मान लो एक्स है और एस एल की 6 हो गई, तो ये 9 चौक 36 और 6 चौक 36, तो एक्स हमारा कितना आ गया 6 आ गया। ये भी हमारा एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता द अटेंडेंस इन हर स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2018-19 बाद 216 डेज, 216 दिन उसने अटेंड किया स्कूल। ऑन कंप्यूटिंग हर अटेंडेंस इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट हर अटेंडेंस वाज 90%। उसकी अटेंडेंस कितनी थी? 90% थी। द टोटल वर्किंग डेज ऑफ द स्कूल वर, तो टोटल वर्किंग डेज कितने हुए स्कूल के? अभी जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन जब शुरू किया था वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला, परसेंटेज का भी ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। तो 90% दिन उसने अटेंडेंस थी उसकी, और वो उसने कितने दिन अटेंड किया स्कूल? 216 दिन, यानी कि 90% जो है वो 216 के इक्विवेलेंट है। तो 100% निकालना है भाई, जितने वर्किंग डेज थे। तो मैंने आपको 1% निकालना सिखाया था, अपॉन 90 करेंगे। आप हमें 100% निकाले तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, यानी कि 240 जो है वर्किंग डेज टोटल थे उस स्कूल के। ये भी हम एक इजी कैटेगरी में मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। अब आपको 11 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि भाई 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो इसमें आपका लक है कि आप कौन से ऑप्शन से शुरू करें। 11 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, किस किस का? डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन डिजिट्स एंड ऑड डिजिट्स। ऑड प्लेसेज पे जो डिजिट्स हैं उनका, और इवन प्लेसेज पे जो डिजिट्स हैं उनका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले पे आते हैं, तो पहले पे अगर देखें 1 7 फिर 0, 1 7 0 का सम हो गया हमारा 8, और जो इवन प्लेसेज पे है वो हमारी क्या क्या बची? 8 9 17, 17 8 25। इनका डिफरेंस कितना हो गया? 25 और 8 का हुआ हमारा 17। तो ये क्या 11 से डिविजिबल है या 0? नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं हम, 9 6 3 3 9 1। इसमें 1 3 6 ये हो गया आपका 3 और 1 4, 4 और 6 10, और इसमें से घटाना क्या है? 9 3 12, 12 और 9 21, 21। तो इन दोनों का डिफरेंस 11। यस, ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड वाला आ गया 9 6 3 3 9 1। इसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे ओड प्लेसेज हैं इनका सम ले लेंगे हम, और जो हमारे इवन प्लेसेज हैं उनका सम ले लेंगे हम। तो इवन प्लेस 9 3 12 9 21 हो गया, और ओड प्लेसेज हमारे हुए 4 और 6 10। इनका डिफरेंस अगर 11 या 0 आता है, 11 11 का मल्टीपल या 0 आता है, तो मतलब वो संख्या जो है 11 से डिविजिबल है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ये भी हम इजी कैटेगरी में रहेंगे क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ के क्वेश्चन देखो कभी मत छोड़ना, ग्राफ के क्वेश्चन सुपर इजी कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो किसी एग्जाम में है। वो देखने में सिर्फ लगेंगे बहुत बड़े हैं या टफ हैं, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे द गिवन ग्राफ shows the pass percentage of student taught by 6 teachers of a school in the senior secondary board exam। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, उस शिक्षक की पहचान करें जिनके छात्रों ने अधिकतम सुधार दिखाया है। मतलब मैक्सिमम इंप्रूवमेंट किस टीचर के स्टूडेंट की। ये परसेंटेज है, तो ये 98 से 100 हुआ, 2 का डिफरेंस, 85 से 92 हुआ, 7 का डिफरेंस, 78 से 87 हुआ, 9 का डिफरेंस, और ये घटिया, ये तो नहीं लेंगे हम। 85 से 97 ये 12 का डिफरेंस हो गया, तो सबसे ज़्यादा यही लग रहा है, और ये भी घटा है आपका, ठीक है। तो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट 8 9 17 ये हुआ। डॉक्टर कालरा, अगर ऑप्शन में देखते हैं डॉक्टर कालरा है, यस डॉक्टर कालरा हमारा ऑप्शन में है। तो ये हम एक इजी कैटेगरी में, मैंने बताया आपको ये सुपर इजी कैटेगरी में होते हैं। सिर्फ ग्राफ देखने से ही काफ़ी बार तो आपके आंसर निकल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप हमारी जो मेथड यूज होता है वो होता है हमारा बोर्ड मास का। बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। इस सीरीज में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे हम। ये देखिए ब्रैकेट में भी अंदर आपको बोर्ड मास देखना, तो पहले मल्टीप्लाई होगी, ये नहीं होगा। 7 या 21, 33 में से 21 को हम माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा हमारा? 2 ये बचा, और 3 में से 2 गए, 1 ये बचा, यानी कि 12 हो गया। 12 बचा प्लस का, 12 प्लस के, अब 9 इंटू 8 पहले सॉल्व करेंगे हम, 9 72, और फिर जो है प्लस हमारे 12 आएंगे, ठीक है। ये बाहर निकल के आएगा हमारा। तो यहाँ पे यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 72 और 12 कितने हो गए? 4 और 8, 84 हो गया। 89 में से 84 को माइनस कर देंगे, 89 में से 84 को आप घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचा वो ये बचा। अब आपको डिवीजन पहले सॉल्व करना है। तो 90 को अगर 5 से डिवाइड करें 18 आएगा, तो -15 प्लस के 18, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा आपका। हमारा ये आंसर हो जाएगा 3। और ये भी हम एक ईजी कैटेगरी में करें, बस आप थोड़ा सा साइन का ध्यान रख लीजिए और बोर्ड मास को आप फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारे, ये ट्रिग्नोमेट्री से है। cos x माइनस वाई इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1/2। अब आपको इसमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, जो टेबल होती है साइन की और cos की या उनकी, वो पता होनी चाहिए। तो cos √3/2 cos होता है हमारा 30 डिग्री पे,
यानी कि इसको मैं कोस 30 डिग्री लिख सकता हूँ, यानी कि इस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो एक्स वाई हो गया मेरा 30 डिग्री। इसी तरह से साइन की वैल्यू 1/2 होती है हमारी 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे x प्लस वाई भी जो है वो हमारा हो गया 30 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या है, x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू पूछी है तो इसमें कुछ नहीं, इसको सीधा सीधा ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 2x हो गया और y कट जाएगा क्योंकि, और ये 30 30 60 डिग्री हो गया, यानी कि हमारा x आ गया 30 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा ये भी हम एक ईजी कैटेगरी में मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ कोट ए इज इक्वल टू के देन साइन ए इज इक्वल टू, प्रिज्यूम दैट एक्यूट एंगल है ए हमारा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको कोट ए हमें दिया हुआ है के, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये हमारा अगर ये हमारा एंगल ए है, तो हमारा कोट क्या होता है, कोट थीटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस हमारा हो गया के और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1, और हम इसकी वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, वो हो गई हमारी के स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है साइन ए। साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनस क्या है हमारा यहाँ पे रूट के स्क्वायर प्लस 1। तो ये ऑप्शन है, यस सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम इजी कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू देन वैल्यू ऑफ cot थीटा की वैल्यू पूछी है, तो यानी क्या, तो हमें ये tan बनाना पड़ेगा या फिर हमें ये cot बनाना पड़ेगा। तो इसको हम चाहे तो आप sin थीटा से डिवाइड कर दीजिए, चाहे हम इसको cos थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। आप sin थीटा से करना चाहे sin थीटा से, वरना cot थीटा से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें cot चाहिए क्योंकि इसलिए हम sin थीटा से डिवाइड कर लेंगे। जब हम साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया हमारा कोट थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया हमारा 1, और इसी तरह से कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा क्या हो गया कोट थीटा, और साइन थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया हमारा 1, और ये हमारा 8 के इक्वलेंट क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 8 कोट थीटा माइनस 8। कोट थीटा को एक तरफ कर लेंगे और बाकी को एक तरफ, तो 8 कोट थीटा में से 1 कोट थीटा जाएगा तो 7 कोट थीटा इधर आ जाएगा हमारा, और इधर 1 प्लस 8 हमारा 9 हो जाएगा, यानी कि हमारा कोट थीटा की वैल्यू आ गई 9/7। 9/7 ये हमारा, ये भी हमारा एक ईजी टू मीडियम कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिस्ट प्राइस ऑफ ए बाइक इज 15% मोर देन इट्स cost price, it is sold at a discount of 20%, find the dealer's loss और profit percentage। अब देखिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा कैलकुलेट होता है सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा कैलकुलेट होता है मार्केट प्राइस पे या लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं इसको हम इस पे। इन चीज़ों दो बातों को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और हम जो है वो इसको सोल्व करेंगे। अब इसने क्या कहा है, द लिस्ट प्राइस ऑफ ए बाइक इज 15% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे 100 मान सकते हैं, तो लिस्ट प्राइस यहाँ पे क्या हो गया बाइक का 115 हो जाएगा क्योंकि 15% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, जैसे मैंने बताया डिस्काउंट जो है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, वो दिया जाता है लिस्ट प्राइस पे। तो लिस्ट प्राइस 115 है, उस पर 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 80% हो गया किसका, लिस्ट प्राइस का, इंटू 115, क्लियर। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से इसको काट दें, 5 दूनी 5 23 चौक हमारा हो गया 92, क्लियर। तो अब देखो खरीदी इतने की थी, बेची इतने की, यानी कि 8 रुपीज़ का लॉस 100 रुपये पे, तो 8% का जो है उसे क्या हो गया लॉस हो रहा है यहाँ पे 8% का, ठीक है। इजी इजी कैटेगरी में रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड xy इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब ये मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको मैं पार्टीशन कर देता हूँ यहाँ पे, दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, पहले मेथड में जो हमें दिया है उसका यूज़ करके करेंगे हम। हमें दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरी हमें इक्वेशन दी है एक्स वाई इज इक्वल टू 5, ओके। अब यहाँ पे अगर हम चाहे x की वैल्यू ले लो चाहे y की वैल्यू ले लो, हम y की वैल्यू x के टर्म में लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा ये, और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे पहले वाली इक्वेशन में। पहले वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो 2x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू हम ये रख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर, और इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। एलसीएम अगर हम x लेंगे तो हमारा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
ये हमारा 3x उधर प्लस होके तो माइनस होके आ जाएगा इधर, और ये हमारा -10 हो जाएगा 0। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 होता है, तो 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो एक तो हमारा x -5 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू हमारी x + 2 बराबर 0 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 5 हो सकती है या x की वैल्यू -2 हो सकती है। दोनों वैल्यू रख के देखेंगे हम, सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, और जोन सी भी सेटिस्फाई हो जाएगी वो वैल्यू हम ले लेंगे। यहाँ पे अगर हम 5 रखें तो देखो 5 माइनस 2y, y हमने निकाला था 5/5, यानी कि यहाँ पे x तो हमारा हो गया 5 और y हमारा हो गया 1। 5 और 1 रखेंगे तो ये 5 2 3, ये सेटिस्फाई हो रही है, यस। एक्स वाई 5 सेटिस्फाई हो गया, और -2 रखते हैं तब भी -2 हो जाएगा x, और y यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा 5/-2, वो रखेंगे तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो जोन सी मर्जी आप वैल्यू ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये लेके चलते हैं, और हमसे पूछा क्या उसने, उसने पूछा x का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4y²। 4y की वैल्यू कितनी आई है 1, 1 स्क्वायर 1, तो 25 में से आप 4 घटा देंगे, यानी कि आपका आ गया 21। ये ऑप्शन है हमारा, हाँ जी। चलिए दूसरा मेथड भी हमारा, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा बेसिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। बेसिक्स ये कहती है कि अगर हम, एक फॉर्मूला होता है कि हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, तो 4ab अगर हम उसमें ऐड कर दें तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बदल जाता है। इसका यूज क्या है यहाँ पे, यूज ये है कि हमें ये a माइनस बी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से हम a प्लस बी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमसे पूछा है भाई, a माइनस बी हमारा, a माइनस बी यानी कि x माइनस 2y हमारा 3 दिया हुआ है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया 9। 4ab, ab क्या है यहाँ पे, यहाँ पर जो ab है वो है x इंटू 2y, ठीक है, क्लियर, यानी कि 2xy ऑलरेडी, और इसमें 4 और पूछ रहा है वो, तो 8xy हमारा हो गया, xy हमारा 5 है, तो ये हो गया हमारा 40 इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी की जगह आप वो भी लिख सकते हैं जो हमारी वैल्यूज है, x प्लस 2y का स्क्वायर, यानी कि x प्लस 2y कितना हो गया हमारा, यहाँ से x प्लस 2y हमारा हो गया यहाँ पे 49, यानी कि 7 हो गया यहाँ पे हमारा। अच्छा ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4y²। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4y² को तोड़े तो ये a प्लस बी और a माइनस बी इस तरह से टूट जाएगा। दोनों वैल्यू हमें हमारे पास दी हुई है, एक्स प्लस 2y भी हमने साथ निकाला, x माइनस 2y हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है 3, यानी कि ये हमारा हो गया 21। तो ये हमारा इजी आ जाएगा। ये इजी टू मीडियम या मीडियम टू डिफिकल्ट आप इसको मान सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, और थोड़े से आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स सेल 3500 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू 4500, यानी कि 3500 रुपये इन्वेस्ट किए गए 10% सिंपल इंटरेस्ट पे पर एनम पे, तो कितने सालों में जो है वो 4500 हो जाएंगे, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, 3500 से 4500 यानी कि इंटरेस्ट हुआ 1000 रुपये का, 1000 रुपये का ब्याज मिला, मूलधन कितना था 3500 रुपये प्रिंसिपल था हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 10% थी, और टाइम आपसे पूछा है अपॉन 100, ठीक है। यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड आ गया वो गया 100/35, 20/7 अगर आप करते हैं तो कितना जाए, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 2 सही 6/7, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगी। हमारा एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 770 की पावर 770 प्लस 77 इज डिवाइडेड बाय 78 देन द रिमाइंडर। रिमाइंडर वाले में जो ये कॉन्सेप्ट है, जब हमें ये रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, इट मीन्स वो हमसे ये पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना रिमाइंडर क्या बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें ऐड कर देना, फिर 78 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, जब भी x की पावर n को x प्लस 1 से डिवाइड किया जाएगा, तो अगर पावर ओड है तो हमारा रिमाइंडर बचता है जो भी हमारा बेस है वो, अगर पावर इवन है तो हमारा रिमाइंडर बचता है 1। तो इस यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 77, क्योंकि हमारा बेस क्या है, वो है हमारा 77। 77 प्लस 77, इन दोनों को 78 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा, 77 हो गया हमारा 154, 78 से डिवाइड करेंगे 1/78 6, और ये हमारा 76, तो हमारा आंसर हो जाएगा 76। ये भी एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। ए मैन डिवाइडेड हिज जर्नी इनटू 3 पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 27 किलोमीटर। ही ट्रेवल्ड द डिस्टेंसेस एट द स्पीड्स ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड के लिए आपको पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो, और जो टोटल टाइम टेकन उसने लिया है वो। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो आ रहा है, लेकिन क्या टोटल टाइम टेकन हमारे पास है? नहीं, लेकिन वो बहुत ईजिली निकल सकता है। देखो टोटल डिस्टेंस हमें पता है 18, 20 और 27, 18, 20 और 27। चलो ये 18 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 की स्पीड से कवर किया, यानी कि उसको 3 घंटे लगे। ओके, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्हें 5 किलोमीटर की स्पीड से यानी कि 4 घंटे लगे, और 27 किलोमीटर का डिस्टेंस 9 किलोमीटर यानी कि 3 घंटे लगे। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास ऊपर आ गया 5, 2 2 4 और 2 6, 65, और नीचे टोटल टाइम आ गया 3 4 7 3 10। तो एवरेज स्पीड उसकी कितनी आ गई? 6.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये हो गया। ये भी हम एक ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन मानेंगे। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसका ये ग्राफ का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द एनुअल परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 1996-2001। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ग्राफ दिया हुआ है और हमें पूछा है द प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी मैक्सिमम इन द ईयर। किस ईयर में मैक्सिमम उसको प्रॉफिट जो है वो अर्न हुआ है। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे जो लाख में प्रॉफिट हो रहा है 45 लाख, 55 लाख, 50 लाख, 65 लाख, 75। तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस है किस में 75 लाख का हुआ है, किस ईयर में हुआ है? 2000 में हुआ है। 2000 हमारा ऑप्शन में होगा। ये आंसर आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ देखते ही हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और था पेपर में, इसी ग्राफ से रिलेटेड था। उसमें आपको क्या दिया था? उसमें इस फॉर्मूले का यूज करना था। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो क्वेश्चन ये था कि अगर ईयर 1996 में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो 30 करोड़ रुपए है, तो आपको इनकम फाइंड करनी थी कंपनी की। ये इसको बी पार्ट मान के आप कर लीजिए, बी पार्ट है ये क्वेश्चन, एक और एक्स्ट्रा है जो कि इस पेपर में नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन पेपर में था। तो इनकम आपको फाइंड करनी है, तो इनकम फाइंड करने के लिए हमें ये वाले फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ईयर दिया है 1996। 1996 में देखो तो 45% प्रॉफिट हो, यानी कि 45 यहाँ रखेंगे हम, और इनकम उसने पूछी उसको एक्स मान लेंगे। एक्सपेंडिचर उसने दे दिया 30 करोड़। ठीक है, और नीचे हमें एक्सपेंडिचर लिखना है 30 करोड़, और इनटू हमारा हो जाएगा 100। ये फॉर्मूले का यूज़ है यहाँ पे। तो ये हमारा 45/100 यहाँ चला गया, और 30 हमारा यहाँ चला गया, और ये x माइनस 30 हमारा यहाँ आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 तीन 45, 9 तीन 27, और 2x और 60। तो ये हमारा 2x बराबर कितना आ गया? 60 और 87 आ जाएगा। 87 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इनकम आ जाएगी 87/2, यानी कि 43.25 करोड़, 43.5 करोड़ हमारी इनकम आ जाएगी। तो ये हमारा पेपर था एसएससी CHSL 2019 का। ये हमने आज डिस्कस किया, और इसमें आपको शॉर्ट मेथड्स और ट्रिक्स भी बताए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी ट्रिक में कोई डाउट या कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी और पेपर की वीडियो बनवानी है, किसी और पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास लोगों के कमेंट हो जाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर पेपर की भी जो है वीडियो बना देंगे। बाकी आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार क्लासेज और मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।